बादल जान, ये तुम्हारी माँ कब तक ऐसे घोंसले में पड़ी रहेंगी? और वो तुम्हारी डायन जैसी पत्नी हर समय सास की खिदमत करती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी माँ सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और फिर हम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और शहर वाली जंगल जाकर शादी कर लेंगे। हाँ हाँ नीली जी, तुम चिंता नहीं करो। अब मैं माँ के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि माँ खुद कहेगी मुझे नदी में फेंक आओ। तोते भैया, देखा आपने, ये काली डाइन हमारे बादल भैया को बहकाकर उसके घर को बर्बाद कर रही है। और वो बेचारी बिजली, उसे तो खबर ही नहीं कि इसका पति क्या कर रहा है। चिड़िया बहन, अब वक्त आ गया है डॉक्टर चीकू की एंट्री का। अब मैं माँ जी का ऐसा इलाज करूँगा कि बुखार बादल कफे को चढ़ जाएगा। हाय ओए, मेरी कमर, मेरा सर, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। बादल बेटे, मेरी तिजोरी की चाबी संभाल कर रख ले। जी माँ, आप चिंता नहीं करे, मैं चाबी संभाल लेता हूँ। बस आप आराम से आंखें बंद करके घोंसले में लेटी रहे। लेकिन दोस्तों, बादल कफे की माँ भी इतनी भोली नहीं थी। वो तो दरअसल नकली बुखार का ड्रामा कर रही थी, ताकि ये देख सके इनके पीछे कौन खुश होता है और कौन रोता है। चीकू तोता डॉक्टर बनकर और चिड़िया नर्स बनकर वहाँ आ जाते हैं। हट जाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर MBBS चीकू बोले बहुत सच। आ गया है। माँ जी, आपका बुखार मामूली नहीं, ये तो काई वायरस है। ये बात सुनकर बादल का पा घबरा जाता है। क्या तोते डॉक्टर, ये खतरनाक है। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ, बहुत खतरनाक। इसका इलाज सिर्फ ये है कि घर वालों को 24 घंटों तक भूखा रहना पड़ेगा, और घर में जो भी भोजन है वो हमें देना होगा। फिर चीकू तोता एक लंबी लिस्ट बादल कफे को देता है। बादल, अगर अपनी माँ को बचाना है तो अभी जंगल जाओ और ये नीली चोंटी का पसीना और बंदर की दाढ़ी का बाल लेकर आओ, जल्दी करो। मम्मा, मैं क्यों जाऊं? बादल बेटे, क्या तू अपनी माँ की जान नहीं बचाना चाहता? हाँ माँ, मैं चाहता हूँ, अभी चाहता हूँ। फिर बादल का पा वहाँ से उड़ता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है, जहाँ वो एक सोते हुए बंदर का बाल निकालने लगता है। तभी बंदर की आँख खुल जाती है और वो बादल कफे को दबोच लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बंदर बादल की पिटाई करता है। बादल का पा बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसी लड़ाई में बादल कफे की पूंछ वही रह जाती है, और वो बिना पूंछ के ही वापस जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में वो नीली कफी के पास जाता है। हाय हाय बादल, मेरी जान, तुम्हारी पूंछ के पर कहाँ गए? नीली, वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा बादल, मैंने सुना है तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ कोई न्यू डिजाइनर कपड़े लेने। जब तुम्हारी माँ मरेगी तो सभी पक्षी आएंगे। उन सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी जान सबसे सुंदर लगनी चाहिए। हाँ नीली जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर बादल का पा अपने घर चला जाता है। हाय बादल, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या तुम लाए हो बंदर का बाल? नहीं तोते डॉक्टर, वो बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, देखो मेरी पूंछ भी तोड़ दी। अच्छा, कोई बात नहीं, इस वायरस का एक और इलाज है। फिर चीकू तोता एक कड़वा शरबत तैयार करता है और बादल से कहता है, बादल, अब ये शरबत तुम पियोगे तभी इसका असर तुम्हारी माँ को पहुँचेगा, क्योंकि तुम इनका खून हो। बादल कौवा अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कड़वा शरबत पीता है। तभी इसकी आंखें लाल होती हैं और वो उछलने लगता है। अरे ओ तोते, ये क्या पिलाया है तुमने? मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है। ये सब देखकर बिजली का बीबी हंसने लगती है। वो तो चुपचाप अपनी सास के पाँव दबाई जा रही थी। बेटे, तुझे अपने शरीर की पड़ी है, क्या तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा है? बस, अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बुढ़िया मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो ये जायदाद चाहिए। ये सुनते ही सावित्री अपने घोंसले से उठ जाती है और एक बड़ा डंडा उठाकर बादल कप्पे की खूब पिटाई करती है।
अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझी को आजमाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला था। अगर तू मेरी कदर करता तो पूरी जायदाद तेरी होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू बिजली के नाम कर दी है और तू निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहते हुए सावित्री बादल कव्वे को घर से निकाल देती है। तोते और चिड़िया, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। तुम्हारी डॉक्टरी ने तो मुर्दा में भी जान डाल दी। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, सावित्री का बुखार तो नकली था, लेकिन बादल को जो मार पड़ी वो बिल्कुल असली थी। बिजली कव्वे की सेवा रंग लाई और तोते की फीस हरी मिर्चों से पक्की हो गई। माता पिता की सेवा में ही बरकत है और लालच का अंजाम हमेशा कड़वा होता है, जैसे नीम का शरबत। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कव्वे की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो, लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी, वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो, मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कव्वे के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कौवों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत, मैंने सुबह सवेरे देखा था बिजली कव्वे आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कव्वे भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है, वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी, हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी, आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी। फिर सावित्री और बादल कव्वा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कव्वे रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कव्वे के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो, हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है, वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है, के पास जादुई शक्तियाँ हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कव्वे, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं जहाँ उल्लू पहरा देते थे, लेकिन वहाँ कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कव्वे सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ
क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कपी को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कपी से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ, सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कभी दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी। और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कव्वी की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कव्वी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कव्वी अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कव्वी सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है? सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कव्वी के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कव्वी के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कव्वे के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है। अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कव्वा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कव्वी भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी। सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कव्वा नीली कव्वी से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कव्वा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कव्वी सो जाती है तो बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कव्वा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल,
ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कव्वा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कव्वा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ है? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही। मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है? मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है। तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन, चुप कर जाइए। चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन, शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में। हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला। ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कव्वे पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कव्वा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में
इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कपी की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कपी से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कवि को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कवि अपना जादू कपी पर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकपा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कवि अंधेरी गारों में छुपी रहती है। कोमल बहन, देखो तो ये बादल कौवा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है? तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कौवा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा? अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कौवा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है। जा, निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली कवि रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं। राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आँखों से देखा है कि बादल कव्वे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापिस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है।
वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है, जिसे बिजली का भी सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली का भी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली का भी बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापस उड़ती है। इधर बिजली का पी के जाते ही बादल का पा नीली का पी को महल में ले आता है और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं, मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली का भी वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जाती है। अरे ये कहाँ से आ गई? बादल जी, मैंने कहा था सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। ये कांटा हमारे रास्ते में हर समय आ जाता है। तभी बिजली का भी वो आईना सबके सामने रखती है। जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है, जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस आ जाती है। बादल, मैंने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तू आस्तीन का सांप निकला। अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। बादल कौवा और नीली कभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया ने पहले ही पक्षियों को बुला रखा था। वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बिजली कभी आईने की रोशनी बादल पर डालती है तो जादू से वो एक बिना पंखों का कौवा बन जाता है, जो कभी उड़ नहीं सकता था। सावित्री वो जादुई माला बिजली को दे देती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी तुम नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही इस बादल कव्वे से प्यार करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की, फिर भी तुमने हमें महल के अंदर रखा। मैं ही इस कव्वे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नीली के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। कोमल चिड़िया और तोते की जासूसी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बादल कौवा अब जमीन पर ही रहता था और नीली कभी इसके साथ जंगल में भीख मांगती। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं?
आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना। आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कपा और बिजली कपी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल, उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कपों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कपों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा?
जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं। ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कौवा और बिजली कौवी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कौवों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए। आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है। मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना। मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ऐ ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन,
इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये